हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली आपके एग्ज़ाम्स की डेट अब आ चुकी है, रोल नंबर भी आ चुके हैं। तो भगवान की दुआ से अब हम एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। काफ़ी लंबा वेट रहा, एक अटेम्प्ट मिस हुआ है हमारा। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो पढ़ाई से हटकर है। अब ये है कि जो हमने पढ़ लिया उसको अब फाइनल स्टेज पर एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी तक तो पढ़ाई, तैयारी, अमेंडमेंट्स ये सब चल रही थी। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो मैं वेट कर रहा था एक बार एडमिट कार्ड आ जाएं, फिर आपसे बात की जाएगी। और कुछ बच्चों की कॉमन क्वेरीज थी कि सर अब पढ़ाई तो कर ली, कुछ डर हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है। तो काफ़ी कुछ तो क्लासेस के ड्यूरिंग क्लासेस आपको पता चल ही गया होगा, जब आप लेक्चर सुन रहे थे तो बीच बीच में आपको गाइड किया गया था। बट मैंने कहा एक बार फिर भी आपसे दोबारा बात की जाए कि अब जो फाइनल एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अब उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी थे, कुछ फ़ोन भी करते हैं घबरा के, सर टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है। बट ऑब्वियस है ये तो आपका टाइम बहुत कम बचा है, तो ज़्यादा टाइम मैं भी नहीं लेता। तो कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो हर बच्चे के मन में चल रही हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो पिछले बच्चों का, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, हम उनको समझाते हैं, उनका फीडबैक मिलता है, तो उन्हीं को लेकर हमारा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम को कैसे करना है। देखो, कोई भी हम फिल्म स्टार एक मूवी बनाता है, प्लेयर मैच खेलता है, तो उससे पीछे काफ़ी कुछ तैयारी होती है उसकी। सेम ऐसे ही अब आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो एक तरह का मिशन 2020 है जो दिसंबर 2020 21 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सी एस एग्जी के हैं, सी एस प्रोफेशनल के हैं, और फाउंडेशन वाले भी हैं जो पुराने। तो अभी तक तो आप प्रिपरेशंस में चल रहे थे। अब फाइनली वो डेट आ चुकी है जहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। और पिछले 6 महीने, एक साल की जो भी आपकी प्रिपरेशंस हैं, और एक दिन 3 घंटे का पेपर, जैसे वनडे मैच होता है कि पूरी तैयारी के साथ प्लेयर आते हैं और एक दिन में उनको परफॉर्म करना है, बार बार मौका नहीं आएगा। सेम हमारे साथ है कि अब हमने जो भी पिछले एक साल 6 महीने में तैयार किया उसको 3 घंटे में प्रेजेंट करना है। एक तरह से अपोनेंट है, हम अपोनेंट यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर, उससे हमें अब फाइट करनी है, हमने उसको बेटर प्रेजेंट करके देना है। हमारी मेंटल एबिलिटी चेक की जा रही है। तो इस एग्ज़ाम को तैयार कैसे करना है। डेफिनेटली ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, बीकॉम की तरह बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, बीकॉम वाला सिस्टम नहीं चलेगा शीटें भरने वाला। तो वही सारी हम बातें करने वाले हैं आगे। और आज जो मैं बात करूँगा, बेसिकली सब्जेक्ट आपके थ्योरी पेपर्स मैं लेता हूँ, लॉ सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सी एस एग्जीक्यूटिव के पांचों लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, जनरल लॉ, सेकेंड मॉड्यूल के सिक्योरिटीज़ लॉ, इकोनॉमिक लॉ, और ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस, वो तो सबके लिए है कि एग्ज़ाम कैसे देना है। सेकंड, प्रैक्टिकल्स के जो हैं आपके टीचर्स ने आपको बताए ही होंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल में जो मैं कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ाता हूँ, वो बच्चे भी इसको ऑलरेडी, वो तो एग्जिक दे चुके हैं, तो उनको काफ़ी कुछ पता है। बेसिकली आज उन बच्चों के लिए मेरी गाइडेंस रहेगी कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सी एस के। देखो बच्चों, आपने अभी तक तो 11 12 दिया, बीकॉम दिया, वो एक एकेडमिक एग्ज़ाम था। अब जो है प्रोफेशनल एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ाई में भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो एक फाइनल है कि अब कॉमन क्वेरीज बच्चों की जो आ रही थी, जो मैं लेने जा रहा हूँ, वो क्या क्या हैं देखो। सबसे पहले जो क्वेरी है, या बच्चे फियर में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। और वो टेंशन किस चीज़ की है, सर याद नहीं रह रहा, रिटेन नहीं रह पा रहा, ये एक प्रॉब्लम आती है इस टाइम पर। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे हमारी तो तैयारी ही नहीं है, या तैयारी की थी हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा है, ये एक फोबिया क्रिएट होता चला जा रहा है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। सेकंड, जो पेपर देना है, हमें आंसर्स देने हैं, वो कैसे देने हैं। तो उसमें कॉमन क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है, सर लिखना कितना है, कितने नंबर के क्वेश्चन पर कितना मार्क्स, कितना अटेम्प्ट करना है, कितनी शीट भरनी है, कितना पेज भरना है। सर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या उस टाइम पर हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है,
लीगल लैंग्वेज लिखनी है, लॉ पेपर्स हैं तो लीगल लैंग्वेज लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, और ख़ास तौर से बच्चों ने आजकल जो सजेस्टर आंसर और स्कैनर देखे हैं तो उसमें तो एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज का आंसर होती है, तो उससे भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। उसकी भी बात करेंगे। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है अदर पॉइंट्स में। स्लीप, नींद कितनी लेनी है, बच्चे कई बार नींद ना लेने के कारण परफॉर्मेंस खराब कर देते हैं, तो इन सारी बातों को मैं लेकर चलूँगा मैं अभी। सबसे पहले देखो, आपने जो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम देना है, इसके लिए आपने प्रिपरेशंस की हैं। अब प्रिपरेशंस की हैं, उसमें आपने सिलेबस पूरा किया होगा, सिलेबस के बाद रिवीजन की होगी, ये सब कर चुके हो। अब एग्ज़ाम डे से पहले, बिफोर एग्ज़ाम डे, आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो अभी तक आपने जो भी सिलेबस किया है, और इस बार तो खूब टाइम मिला है तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया। कई बच्चे शॉर्टकट में चले जाते हैं, कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं, तो आपने अब जो भी किया है ना, आप उस पर कंसंट्रेट करो रेदर देन अब नया पकड़ने की। पहली बात तो अब ये कोई नया पढ़ने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार आप जो कर चुके हो वो अच्छी बात है। उस रिवीजन में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, जो expertbano.com की साइट पर भी मॉडल क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मैंने ग्रुप्स में भी भेजे थे। उनको बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज़रूर होने चाहिए बच्चे को। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से ही पेपर आएगा, बट इतना ये क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं जिनके आपको आंसर पता हो। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो expertbano.com की साइट से। अब जो बात यह है कि आपने जितनी भी तैयारी की है उस पर कंसंट्रेट करना है, नया उठाने का अब टाइम नहीं है। सेकंड, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों। अब फिजिकल हेल्थ आपकी डाइट और आपकी नींद, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, और मेंटल हेल्थ भी उसी से रिलेट करती है। तो इस टाइम आपको सारी सारी रात आप पढ़ भी रहे होगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप पूरी रात पढ़ते हो, अगले दिन एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनका तो डेली एग्ज़ाम होगा, जो एक दे रहा है उसका गैप आ जाता है एक दिन का। बट बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह पेपर देने चले जाते हैं। ये बहुत गलती है। आपको 5 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी है, 5 से 6 घंटे। अब जब आपने एक साल में पूरी तैयारी कर ली तो लास्ट के 24 घंटे पूरी रात जागने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपकी एनर्जी लेवल लो होगा, माइंड थका हुआ होगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कई बार बच्चे पूरा किया कराया वहाँ 3 घंटे में ख़राब कराते हैं। रीज़न यही है कि तबीयत ख़राब हो गई थी सर, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, भूखे नहीं रहना और ज़्यादा भी नहीं खाना। अपनी डाइट को भी बैलेंस करना है। आपने ऑयली नहीं खाना डेफिनेटली, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा फूड जरूर लेना है। खाली पेट भी आपकी एनर्जी लेवल लो होता है, माइंड की एक्टिविटी लो होती है। तो आप जो भी डाइट लेते हैं अपने घर में लाइट डाइट लो। रात को भी अगर आप पूरी रात पढ़ रहे हो तो भी थोड़ा बहुत बीच में ज़रूर खाओ आप। तो खाली पेट भी आपकी माइंड की एक्टिविटी डाउन होती है। और एग्ज़ाम से पहले बच्चे गलती करते हैं कि खाली पेट चले जाते हैं, रात को सो के नहीं गए तो वहाँ घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, तबीयत खराब होगी ही होगी। इवन आप थोड़ा बहुत कुछ खाकर जाओ, लाइट फूड जरूर लो। इवन मैं अपना बताऊं, और मैं तो बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ, सर्दियों के दिन है चॉकलेट ले जाओ, कोई ऐसा फूड ले जाओ जो आपको एनर्जी दे। कॉफ़ी पी के जाओ आप, जो आपको सूट करता है। तो आपको एनर्जी मिलनी ज़रूरी है, और ठंड उन दिनों में बहुत बढ़ जाती है और खाली पेट होते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं उन दिनों में। तो अपना सबसे पहले तो आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ आपकी राइट डाइट से आ गई, मेंटल हेल्थ आपकी पहले तो नींद, जो नींद खराब कर लेते हैं बच्चे। दूसरा, अब मैं आ रहा हूँ टेंशन की, घबराहट हो रही है सर, कि क्वेश्चन ये है कि सर जो हमने पढ़ा अब हम कॉपी खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ब्लैंक है, याद ही नहीं रह रहा। ऐसा पहले भी होता है और एग्ज़ाम डे वाले दिन भी होता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो भी कई बार बच्चों को लगता है हम ब्लैंक हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक ओवर एक्सपेक्टेशन है। ओवर एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब हम बुक खोलते हैं तो हम अपने आप से ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो याद होना चाहिए। हम अपने आप को चेक कर रहे हैं। एक्चुअल में आपने जो पूरे एक साल पढ़ा वो कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर्ड तो है।
अब अगर इमीडिएटली याद नहीं आ रहा, वो प्रेशर के कारण भी होता है, ओवर एक्सपेक्टेंसी होती है, और हम अपने आप ही अपना प्रेशर खुद पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये काम नहीं करना। आप अपने माइंड पे भरोसा रखो, आपको उस टाइम पर सब याद आ जाएगा। अगर आपका माइंड फिट है, बॉडी फिट है, तो आप रिकॉल कर लोगे, और अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो बनाकर भी लिखाओगे। बट अगर प्रेशर देते जाओगे ना, हाय मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कैसे होगा कैसे होगा, उल्टी कहानी शुरू हो जाती है, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये काम नहीं करना। ऑल इज़ वेल, आई विल डू। अब बात आती है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस 3 घंटे में जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो कई बार क्या होता है, लगता है कि ये क्वेश्चन तो टफ आ गए। अब क्या होता है, कहानी शुरू हो जाती है, हाय क्या होगा। ये काम नहीं करना। पेपर कभी टफ और इजी नहीं होता, हमारी प्रिपरेशन से ही सब कुछ होता है। कई बार क्वेश्चन घूमे हुए होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, तो हमें लगता है मैं नहीं आ रहा, बट अगर हम शांति से सोचे तो उसका आंसर सब याद आ जाता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर लोगे ना पहले 3 घंटे में, मैं अभी इस पे भी आऊँगा कि उस 3 घंटे में क्या करना है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस लेवल कैसे बढ़ जाता है। क्वेश्चन पहले तो हुआ क्वेश्चन एग्जाम से पहले कि मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कारण है आपने ओवर एक्सपेक्टेंसी बना रखी है कि मुझे सब कुछ याद रहे। ऐसा जरूरी नहीं है, बट वहाँ पर याद आ जाएगा अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, आपने रिविजन किया था तो। ये बात क्लियर हुई। अब उस 3 घंटे में कई बार हम घबरा जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देख के घबरा जाते हैं, या किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने बोल दिया कि बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ना तो आपने वहां पर किसी से बात करनी है, ना किसी को बताना है, ना चीटिंग करनी है, ना करानी है। चाहे मौका मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, अपने पे, बुद्धि पे, दिमाग पे भरोसा रखो। बिल्कुल किसी की उस पर नहीं जाना, क्या पता कौन कितना पढ़ के आया है क्या है। तो पहले तो अपने आप पे दिमाग लगाओ। फिर जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, तो आपने उसको 5 मिनट 10 मिनट जो भी पढ़ना है, अगर लग रहा है कि मेरा तैयार किए हुए में से नहीं आया तो भी ऑल इज वेल। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक सोल्जर है, उसको बॉर्डर पर भेजा गया, वो बॉर्डर पर जब लड़ाई करता है वॉर के टाइम पे, क्या वो पहले तैयारी करके जाता है या अचानक चला जाता है? तैयारी करके क्या होगा, हमारे जो भी सोल्जर्स बॉर्डर एरिया पे लगे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, तो आमने सामने है, तो दे आर वेल ट्रेन्ड। बट हो सकता है उन्होंने कभी दुश्मन पे गोली नहीं चलाई हो, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, ऐसे ही आपने प्रैक्टिस की है एग्जाम्स की, और अभी पेपर नहीं दिया। अब वो सोल्जर अगर सामने कोई दुश्मन आ जाता है और उसके पास वेपन्स कम है, सामने वाले के पास ज़्यादा है, तो क्या वो हाथ खड़े कर देगा या घबरा के देगा, मेरे पास तो वेपन्स नहीं है, हाथ खड़े भैया मार दे मुझे, या जिससे है उसी से फाइट करेगा वो? तो सेम आपको ही करना है, बी अ सोल्जर, कि आपके पास अब जो मटेरियल है माइंड में, जो आप कर सकते हो उससे करना है। ये सोच लिया कि मेरे को कुछ नहीं आता या पेपर मुश्किल आ गया, तो वो 3 घंटे में जो हो सकता है वो भी नहीं होता। तो प्लीज़ घबराना नहीं है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, आई विल डू, आई कैन डू, बस आपको इसी पे रहना है कि यस हो जाएगा, मैंने तैयारी की है। नहीं समझ आ रहा, मैं अपने माइंड से जो मेरा आंसर बनता है मैं वो लिख कर आऊँगा। पेपर छोड़ना नहीं है, पहली बात। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके पे भी आ रहे हैं हम अभी कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो दो चीज़ें हम निकल के आई कि जो अभी का आपका फियर चल रहा है एग्ज़ाम डे तक, पहले उससे बाहर आओ कि क्या होगा कैसे होगा, मुझे तो याद नहीं रह रहा। अब क्या है भाई, अपने आप को आंसर दो कि भाई तू 1 साल पढ़ लिया ना, 1 साल पढ़ ली ना, अपनी मेहनत कर ली ना, अब और क्या जान लोगे क्या, वहाँ जाके करेंगे जो करेंगे, अब देखी जाएगी, भाड़ में जाए। अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालना कि तू याद कर याद कर, तुझे याद आ रहा है। अपनी सेल्फ टेस्टिंग को छोड़ दो प्लीज़। इस टाइम सिर्फ फोकस करो, अपने आप को फिट रखो और उस तैयारी के लिए, मिशन के लिए। अब आई एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम पे आपको 3 आवर्स मिलते हैं। बेसिकली ये आपका वनडे मैच है, उसको 3 घंटे में आपने परफॉर्म करना है। इस 3 आवर्स में आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने पहले इसको रीड करना है। रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और ऑब्वियसली आप सेलेक्ट कर लेते हो कि मुझे क्या करना है। मैं फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ की बात करता हूँ। सबसे पहले इस 3 आवर्स में आपको 100% कंप्लीट करना है पेपर। टारगेट क्या है? 100% कंप्लीट। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर से कंपनी लॉ के पेपर में तो बिगेस्ट चैलेंज है।
70 to 80% बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता। ओनली 20 to 25% बच्चे 100 मार्क्स का पेपर करके आते हैं। कंपनी लॉ में खास तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल लॉ में हो जाता है, सेटिंग अप में हो जाता है, सिक्योरिटी लॉ हो जाता है, इकोनॉमिक लॉ हो जाता है, सबसे ज़्यादा पेपर छूटता है तो कंपनी लॉ का छूटता है। तो प्लीज़, और ख़ास तौर से जो फाउंडेशन से बच्चे आए हैं उनकी राइटिंग्स अभी वीक होती है, एमसीक्यू की आदत होती है तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब इन बातों को तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का, काफ़ी कुछ आपको मैंने क्लासेस में बताया ही होगा कि आपको नोट्स भी बनवाए हैं ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, लिखने की आदत डले। अब कंपनी लॉ में, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ लेते हैं, आपने पेपर पढ़ा, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर देना है और इनके पार्ट्स होते हैं 6 क्वेश्चंस के, किसी के 3 पार्ट होंगे ABCD, किसी के 4 पार्ट। तो मैं कहूं कि अगर 3 आवर्स को और 6 क्वेश्चंस को मैं एक एक आवर में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट आवर हमारा, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। तो 6 क्वेश्चन है तो आपके यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। और इनके पार्ट ABCD या जितने भी पार्ट्स हैं 1 2 3। अब आप जब पहले क्वेश्चन पेपर लोगे, पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले वही करते हैं जिनके हमें आंसर आते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है तो उसके सारे पार्ट इकट्ठे होने चाहिए। आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है तो उसका ABC तीनों पार्ट, चारों पार्ट इकट्ठे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन 1 का आपने आंसर टू क्वेश्चन 1A किया और आंसर टू क्वेश्चन 2B कर दिया नेक्स्ट। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सपोज सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसके ABCD करोगे, फिर आप चाहे क्वेश्चन नंबर 4 उठा लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 उठा लो, क्वेश्चन नंबर 5 उठा लो, क्वेश्चन नंबर 6 उठा लो, बट इनके भी फिर पार्ट इकट्ठे होने चाहिए। बट अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का A किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का B किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का C शुरू कर दिया और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के C पर आ गए, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना आपको। तो आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, आपको जो अच्छी तरह आता है उसके सारे पार्ट आप सीक्वेंस में करोगे पहले। और ऑब्वियसली आप पहले कौन से क्वेश्चंस उठाओगे जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आंसर आते हैं। अब मैं वापस आ रहा हूँ वही 3 आवर्स पे। अब ये 3 आवर्स आपको डिवाइड करने हैं। आपने फर्स्ट आवर में 2 क्वेश्चन करने हैं और ऑब्वियसली पहले घंटे में 2 क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि हमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उनको ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं। और हम ये लास्ट, फिर सेकेंड आवर में और थर्ड आवर में। बट बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि करते चले जाते हैं, लास्ट के आधे एक घंटे में देखते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं। दिस इज रॉन्ग। मैं ये 3 आवर की स्ट्रेटेजी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर दो और 1 घंटा पूरा होने पर चेक करो कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है। ये नहीं कि लास्ट में जाके देखो 1 घंटा कितना रह गया, फिर क्या होता है गलत उल्टी सीधी राइटिंग आएगी, याद नहीं आएगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने 3 आवर्स को 3 आवर्स में ब्रेक कर दो और पहला घंटा खत्म होते ही आप चेक करो कि मेरे 2 क्वेश्चन हुए कि नहीं। अब हो सकता है आपके ये 2 क्वेश्चंस में आपके पूरे ना हुए हों, तो कोई बात नहीं, आप अगले दूसरे घंटे में ही कवर करो बजाय उसको थर्ड आवर में जाने के। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होती है कि नहीं, जिन लोगों ने कभी एग्जाम दिए हैं तो आप पहले आवर में आपको लग रहा है कि मैंने 2 क्वेश्चंस में मेरा अभी 75% हो गया, तो आपने यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस हैं इसका 100% प्लस इसका 25% यहाँ पर कवर करने की कोशिश करनी है।
अगर आपने यहाँ पर चेक कर लिया तो आप आगे फिर जो 2 क्वेश्चंस थे उनको चेक करने की कोशिश करोगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर थर्ड आवर में आप कौन से क्वेश्चन उठाओगे जो आपको कम आते हैं या जिसमें गेस करना है, जिनके आंसर आपको पूरे नहीं आते। तो वहाँ पर आपको पूरा टाइम सोचने का मिल जाएगा अगर आपने पहले कर लिए। तो ये बात हुई कि आपने अपने 3 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर 1 घंटे के बाद चेक करना है कि क्या मेरे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं कि नहीं। नहीं हुए तो अगले घंटे सेकंड आवर में ही स्पीड बढ़ा दो, ना कि आप थर्ड आवर में जाके बढ़ाओ। तो इस तरह से अब हो सकता है कि आपने इसमें 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे, दूसरे में कम लगे, या पहले में कम लग गया दूसरे में ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बट अगले आवर से स्पीड बढ़ानी शुरू कर देनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर लिखें कितना, हाउ मच, कितना लिखें। हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, मोस्टली 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो कितना लिखें, तो बच्चे क्या करते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर दिया जाए। दिस इज रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि मेरे इतने नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इतनी ज़्यादा शीट भरूंगा। पहली बार कि यहाँ पर शीटें भरने का आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम। प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब है प्रोफेशनल पर्सन वो होता है जो कम बोलकर ज़्यादा समझा दे। एकेडमिक एग्जाम में आप बीकॉम में शायद शीटें भरते हो, बीए में शीटें भरते हो, बट यहाँ पर शीट भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर की लेंथ देखकर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका कंटेंट देखा जाएगा जो पूछा गया है, बी स्पेसिफिक। मेरे पास जो बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, जैसे सिक्योरिटी लॉ में नेहा के 94 आए थे, उसका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी बच्चों के जिन्होंने 80 70 में स्कोर किया है, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, उन सब की आंसर शीट मैं क्लास में दिखा भी चुका हूँ। उसमें सबकी एक कॉमन बात निकल कर आई कि 1-1.5 पेज से ऊपर उनका किसी का भी आंसर नहीं था। अब मैं आपको बताऊं कि 94 मार्क्स नेहा के आए, तो 94 मार्क्स क्या आप आसान समझते हो? सिक्योरिटी लॉ में, CMSL में 80 मार्क्स अनीशा मेरी एक स्टूडेंट है उसके आए, तो ये 80 मार्क्स, कंपनी लॉ में 70 मार्क्स, 65 मार्क्स, आप जानते हो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 65 75 मार्क्स, 70 मार्क्स भी आ जाएं कंपनी लॉ में तो अगर आप इन बच्चों की शीटों को देखोगे तो इन बच्चों ने क्या किया है, पहली बात, इन सब ने अटेम्प्ट पूरा किया, अटेम्प्ट 100% किया, इन्होंने क्वेश्चन छोड़े नहीं। तो पहली कसम तो ये खा लेनी है, मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसका गैस करना है तो भी तुक्के मारने हैं, बट छोड़ना नहीं है। अपनी मेंटल इंटेलिजेंस से जो आंसर बन रहा है उसको करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। सबसे पहली कसम ये। हाँ, MCQ में ध्यान रखना, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जिसमें आपको 4 आंसर दे रखे हैं और चारों में ही आपको गैस करना है, तो उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे, वहां पे जुआ खेलने नहीं गए आप। तो वहां पर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है कि हाउ टू अटेम्प्ट MCQs। बट मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में तो आपने गलत भी लिख दिया तो आपके मार्क्स नहीं कटने। तो आपने यहाँ पर पूरा पेपर करना है, अटेम्प्ट 100%। फिर नेक्स्ट बात आती है कि हाउ मच, कितना लिखें, हाउ मच टू राइट, लिखें कितना। अब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, भूल जाओ कि उसके हिसाब से शीट भरनी है। आप ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बी स्पेसिफिक। अगर आप लंबी कहानियां लिखोगे तो पेपर छूटेगा, आगे का नहीं कर पाओगे। इन सब बच्चों की मोस्टली आंसर शीट में 1-1.5 पेज से ऊपर का कोई भी आंसर नहीं था। बिल्कुल बी स्पेसिफिक रहो, जो पूछा गया है वो लिखो। अगर आपको मान लो कि सेक्शन, फॉर एग्जांपल कि AGM पे कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सेक्शन 96, अब कितना लंबा सेक्शन है ये 96, अब आप पूरा उसमें लिखने शुरू हो जाओ कि AGM, उसमें क्वेश्चन पूछा गया जी कि AGM कितने टाइम में होनी चाहिए साल में। और मोस्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप पूरा प्रोविजन 96 तो बहुत बड़ा है, आप पूरा वहाँ पे लिखना शुरू हो जाओ, देखो मुझे तो पूरा आता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आगे का आपका पेपर छूट जाएगा।
आप बी स्पेसिफिक रहो, आपसे पूछा क्या गया है। सपोज सेक्शन 149 डायरेक्टर्स की भी बात करता है, वुमेन डायरेक्टर की बात करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात करता है। अगर वुमेन डायरेक्टर पर क्वेश्चन आया है तो आप वुमेन डायरेक्टर का ही लिखोगे, बाकी डायरेक्टर्स का लिखने का कोई लॉजिक नहीं है कि आप 149 पूरा लिखने लग जाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में टेन्योर पूछा गया है या उसका रेजिग्नेशन पूछा गया है, तो आप उतने पे ही आंसर दोगे कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, ये लिखना मत शुरू कर देना, वहीं टाइम वेस्ट होगा और पेपर छूट जाएगा और एग्जामिनर भी बोर हो जाता है, जो पूछा था भाई वो तो बता। अब आप मुझसे पूछो कि सर कोरोना कैसे होता है, मैं आपको ये समझाने लग जाऊं, आपको पता कोरोना कैसे हो रहा है, एक वायरस है, बैक्टीरिया है, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रेवल होता है, इतना पता है हमें। अब मैं कोरोना का जवाब बजाय ये देने के ये देना शुरू कर दूं, देखो मानव का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में लंग्स होते हैं, हम सांस लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जाता है, उसमें बैक्टीरिया बहुत सारा जाता है, एक बैक्टीरिया खराब भी आ जाता है, वो चला जाए तो खांसी जुकाम लगता है। अब मैं ये सारी कहानी सुना के फिर बताऊं कोरोना क्या होता है, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। आपको बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना है, क्वेश्चन को कैच करना है, जो पूछा गया है वो लिखना है, और आपको जो उसमें पूरे पूरे सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आता है आप उतना लिखोगे। सब सेक्शन नहीं आते, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 लिख सकते हो, एज पर रूल्स रेलेवेंट रूल्स लिख सकते हो, सेक्शन भी याद नहीं आ रहा तो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ लिख सकते हो, ये भी सफिशिएंट है। प्रैक्टिकल बेस्ड है तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि पहले आप प्रोविजन लिखो, फिर फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखो, लास्ट में कंक्लूजन लिखो, और ये सारा 1 या 1.5 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, और खुला खुला सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट बात आ रही है, अभी लैंग्वेज की भी बात करूंगा, पहले ये समझ आया कि बी स्पेसिफिक रहना है हमें ताकि हम टाइम सेव कर पाए। नेक्स्ट कि अब लैंग्वेज, जो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर लीगल लैंग्वेज लिखनी है या नहीं, भाई लीगल लैंग्वेज तो लिखनी है। अब लीगल लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है कि जो एक्ट में एज पर पूरी लैंग्वेज वो उतार दोगे क्या, वो पॉसिबल नहीं है। अब आप स्कैनर देख रहे हो, सजेस्टेड आंसर देख रहे हो, उसमें लैंग्वेज वही है, और बच्चे घबरा के फिर पूछते हैं सर ये तो हम कैसे लिखेंगे। आप कंप्यूटर नहीं हो, आप एग्जैक्ट वो लैंग्वेज नहीं लिख सकते, आपको अपनी लैंग्वेज बनानी है, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ही लिखना है। और इन बच्चों के जिनके भी मैं ये मार्क्स बता रहा हूँ, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, इन सब के भी अपनी लैंग्वेज थी, कोई इन्होंने लीगल लैंग्वेज नहीं लिखी है, कोई सेक्शन के सब सेक्शन की और क्लॉजेज नहीं लिखी हैं, सिंपल सेक्शन बताओ, कंसेप्ट बताओ, फैक्ट बताओ और कंक्लूजन दो, ज़्यादा कहानियां करने की जरूरत नहीं है, तो अपने ऊपर ये बर्डन भी बिल्कुल नहीं लेना। अब बात आई लैंग्वेज की। लैंग्वेज में सर मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी हैंड राइटिंग खराब है, ये 2 क्वेश्चन बच्चों के चल रहे हैं। अब मैं इनमें से कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी दिखा दूँ तो आप कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट दे स्कोर। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपकी हैंड राइटिंग और इंग्लिश में ग्रामर, कोई एग्जामिनर ग्रामर नहीं देखेगा, आपकी सिंपल लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप उसको थोड़ा सा खुला खुला लिखो, गैप लिख के देखो। सपोज आप पॉइंट नंबर 1 लिखते हो, फिर 2 लिखते हो, फिर 3, फिर 4, ऐसे नंबर्स में लिखते हो कोई पॉइंट, तो जब आपकी लाइन खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आप एक गैप दे दो, अगली लाइन से शुरू करो। कोई भी अगर आप पैरा लिख रहे हो तो वो पैरे में गैप, जब नेक्स्ट पैरा आप लिखोगे, सपोज आपने पैरा 1 लिखा और दूसरा आपने पैरा 2 लिखा, तो आप बीच में एक लाइन का गैप दो, और बड़े बड़े पैरा नहीं बनाने, पूरा पेज शीट नहीं भरनी। अगर आपका कंटेंट पूरे पेज का पूरा है तो उसको भी 3-3, 4-4 लाइनों में ब्रेक कर दो और गैप दो, ना कि वो पूरा पेज वन साइड भरते चले जाओ, ये ध्यान रखना है। सेकंड, कटिंग, ओवर राइटिंग जो भी होती है, आपको कटिंग, ओवर राइटिंग। अब देखो, अब मान लो कि मैंने कुछ भी लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा, तो बच्चे क्या करते हैं, ये कर दो या यहाँ 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 ऐसे ऐसे कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कुछ भी लिखना है और आपको लग रहा है कि गलत हो गया, मैं दोबारा लिखूंगा, आप सिंपल एक लाइन बस, और आप नीचे से लिखना शुरू कर दो। बट ये प्रेजेंटेशन कभी भी मत दो, पूरा पेज आपने लिखना है,
आपका मैटर बहुत ज़्यादा है तो भी उस मैटर को छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइन के पैरा में करो और लाइनों का गैप दो बीच में, एक पैरे से दूसरे पैरे में बीच में एक लाइन छोड़ दो। कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई फालतू पेज भर भी गए तो भी आपके कोई चार्जेस नहीं लग रहे और इंस्टीट्यूट कोई नंबर नहीं काटेगा, बट आप लिखो उतना जितना पूछा गया है। तो आपने, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप खुला खुला लिखो और उसमें गैप दो, पॉइंट्स बना दो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। पूरे पूरे पैरा लंबे लंबे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, एग्जामिनर को समझने में टाइम लगता है। अगर वो आई कैचिंग होगा तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा एकदम से। बी स्पेसिफिक रहो, एग्जामिनर को टू द पॉइंट चाहिए, कोई उसको पूरे पैरा नहीं चाहिए, पूरे किस्से कहानी नहीं चाहिए। अगर मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं यही जानूंगा कि भैया पूछा क्या गया था, मुझे वो पता चले बस। क्लियर हुआ जी? अब ये क्वेश्चन आपके हुए कि आपने पेपर कैसे देना है और पूरा कैसे करना है। अब आपका लैंग्वेज की भी क्लैरिटी हो गई, आपको हेल्थ की भी मैं बात कर चुका हूँ। उसके बाद अब आपको मैं दोबारा से यही रिपीट करूँगा कि जो आप तैयारी कर चुके हो उस पर भरोसा रखो, अपने माइंड पे भरोसा रखो, और अब नया कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ हुआ है, जितना हो चुका है, जैसा हो चुका है, उसी में अब आपको जाना है और आपने अपने वहाँ 3 घंटे में अपने आप को काबू रखना है। सेकंड, जब आप पेपर देकर बाहर आओगे, कोई फ्रेंड मिलता है, अब तो कोविड का टाइम है वैसे ही डिस्टेंसिंग रखनी है, बाहर आओगे कोई पूछे पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ। घर पे आओगे पेरेंट्स पूछे पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ। घर पर आकर सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं या रास्ते में करते हैं, आंसर चेक करने शुरू कर देते हैं, नंबर लगाने शुरू कर देते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपका पेपर अच्छा हुआ है चाहे खराब हुआ है, मैं तो बच्चों को क्लास में ये बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि समझदार, या मैं कहूँगा कि शेर या साहसी वो है जो क्वेश्चन पेपर देने के बाद बैग में फेंक दे या फाड़ के फेंक दे, मेरे से ले जाना। आपने रास्ते में वो चेक नहीं करना कि इसका आंसर क्या बनता था, मैं बुक खोलूं। घर जाके चेक नहीं करना, पेपर डिस्कस नहीं करना। कोई फ्रेंड पूछे भाई इसका क्या आंसर था, पता नहीं यार, मैंने जो लिख दिया, पेपरों के बाद बात करेंगे। कोई तुम्हें बताना भी शुरू करे तो नहीं यार मुझे मत बता, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपने आंसर कुछ लिखा और उसने बोला नहीं इसका तो ये आंसर था, आपके दिमाग में वो घूमना शुरू हो जाएगा और अगले दिन आपका पेपर है, तो वो टाइम खराब होना शुरू हो जाता है। मैं ये कर देता, मैंने ये ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया, तो अगले दिन आपके पास 24 घंटे का भी टाइम नहीं मिल पाता अगर आप घर पहुंचोगे तो। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, डेली पेपर है आपका, आज पेपर दे के निकलोगे, घर जाओगे 1-1.5 घंटा लगेगा, अगले पेपर के लिए फिर 1-1.5 घंटा पहले निकलते हो, तो आपके पास 24 घंटे भी नहीं होते। तो जाकर अपना रेस्ट करो, खाओ पियो, जो भी आपको रेस्ट करना है रेस्ट करो। पढ़ना एकदम से पढ़ाई भी नहीं हो पाती, बट क्वेश्चन पेपर लेकर नंबर लगाने मत बैठ जाना, आंसर चेक करने मत बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम पेपर दे लोगे ना तो पूरा टाइम पड़ा है, हमसे पूछ लेना, खुद आंसर ढूंढ लेना इसका आंसर क्या बनता था। बट जो आप 3 घंटे में कराए हो, कॉपी सबमिट हो गई, अब उसका कोई यूज़ नहीं है उसको चेक करने का। अगले पेपर की तैयारी करो, नहीं तो जब आप अगले पेपर की तैयारी करने बैठोगे तो वो याद आता शुरू रहेगा कि मैंने क्या किया। तो डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर आंसर विद फ्रेंड्स और विद फैमिली। फैमिली को भी बोलो ठीक हुआ, खराब हुआ तो भी अपने आप को आप रखो यार, अगर एक पेपर खराब हुआ है तो अगले में कवर करेंगे। तो अगर हमने पहला खराब हुआ और ये सोच सोच के अगला भी खराब कर दिया, हो सकता है अगले की तैयारी आपकी ज़्यादा हो, आप उसमें और बेटर कर जाओ, या हो सकता है वो बहुत ईजी आ जाए। तो बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना। अब आप भगवान की नज़रों में आपने मेहनत कर दी है, गीता भी यही कहती है ना, मेहनत कर फल की इच्छा मत कर। तो आपने मेहनत कर दी, आपने अपना बेस्ट दे दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट 25 फरवरी को आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप इससे बाहर हो जाओ, आप अपनी ईमानदारी से मेहनत कर चुके हो जो करनी थी, और आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करो। तो मेरी यही आपसे गुजारिश थी कि आप इस तरीके से पेपर दो, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे किया। अब बात आती है कि किस पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, कंपनी लॉ में, सीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन दो होते हैं बस। पहला क्वेश्चन भी मतलब डायरेक्ट होता है, जो केस स्टडी नहीं होती। डायरेक्ट का मतलब जो केस स्टडी नहीं है या डिफरेंस वाला होते हैं। तो सीएल में 6 क्वेश्चन हैं, तो आपका 4 और 2, 4 तो होंगी केस स्टडी और 2 होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। सब
तो आपने इस तरह से करना है। तो केस स्टडीज़ में बेसिकली टाइम कम लगता है, प्रोवाइडेड आपको अच्छी तरह से आती हो। तो आप ये भी बैलेंसिंग करके चलो कि किस में कितना टाइम लग रहा है। हाँ, केस स्टडी गलत हो गई तो नंबर कटेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी कि वहाँ पर आप किस में कॉन्फिडेंस हो, किसको चूज करना है। सेटिंग अप मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस केस स्टडी आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का पेपर भी पूरा हो जाता है क्योंकि केस स्टडीज में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। एक एक डेढ़ शीट से ऊपर के आंसर नहीं देने, मैं बार बार कह रहा हूँ, शीटें नहीं भरनी। JIGL जनरल लॉ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं और केस स्टडीज भी होती हैं, दोनों का मिक्स होता है। तो ये 50-50 हम कह सकते हैं और बड़ा इजीली हो जाता है। तो आप अगर कंपनी लॉ में कुछ मान लो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक नहीं हुआ, तो आप अगले में कोशिश करो इम्प्रूव करने की। इसमें नहीं हुआ तो इसमें और इम्प्रूव करो। तो आप क्यों इसमें चल रहे हो? आपका टेक्स्ट MCQ बेस्ड है, वो आपको टीचर्स ने आपको बताया ही होगा, सर ने जैसे भी बताया होगा। फिर आपका सिक्योरिटी लॉ, ECL या EBCL, जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका ECL बोलते हैं या EBCL। सिक्योरिटी लॉ में पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का होता है, प्रैक्टिकल्स का होता है। अगर वो बहुत अच्छी तरह आते हैं तो उठाओ पहले, नहीं तो उसको बाद में करो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में कैलकुलेशंस में लगे रह जाओगे, जो आएगा वो छूट जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले सब्जेक्टिव कर लो। हाँ, अगर प्रैक्टिकल्स में कॉन्फिडेंट हो कि आपको श्योर शॉट है 100% आते हैं, तो फटाफट वो कर डालो ताकि आपको टेंशन खत्म हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें। तो प्लीज़ कोशिश करना देख कर कि अगर आप 100%, अगर आपको लग रहा है उसमें सोचना पड़ेगा, कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो छोड़ दो, बाद में कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल गलत हो गया तो सारा जीरो हो जाता है। इस कारण से थ्योरी सब क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ECL में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, और EBCL में थोड़ी बहुत केस स्टडी आएंगी, कंपटीशन एक्ट से आ जाती हैं, फेमस से आ जाती हैं। तो मिक्स होता है, ये डायरेक्ट भी होता है और केसेस भी होते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी होंगे और डायरेक्ट भी होंगे, तो ये आपको बैलेंसिंग करनी है। EBCL भी पेपर इजीली हो जाता है। और इन सब के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक expertbano.com पर डाल दिया है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। उन क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि वो पेपर ही उसमें से आएगा, बट वो 100 क्वेश्चंस हैं, कोई कम नहीं है, बट वो टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। आप जैसे एग्जाम डे से पहले जा रहे हो तो एटलीस्ट वो टॉपिक पहले अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। अभी आपका रिवीजन चल रहा है तो अभी कर लो। एग्जाम से एक दिन पहले जब 24 घंटे का टाइम होगा तो उस टाइम पर भी क्या करोगे? कोई नया टॉपिक तो आपको करना नहीं, लर्न तो करना नहीं, जो किया हुआ है उसको रिवाइज करना है। अब किए हुए में भी उसमें अभी चलो मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर मैंने डाले हुए हैं मॉक टेस्ट के लिंक में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एक और बात रह गई थी कि आप फर्स्ट आपका एग्जाम हुआ और सेकंड एग्जाम है। अब इसके जो गैप है उसमें तैयारी कैसे करनी है? तो जब आप फर्स्ट एग्जाम दे आओगे, आकर रेस्ट करोगे, तो सेकंड एग्जाम की जब तैयारी शुरू करोगे तो आप सबसे पहले, आपको बताया गया है कि किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपने कोई नया टॉपिक, नई चीज़ नहीं उठानी, आपने जो किया हुआ है उसी को रिवाइज करना है। अब उस रिवीजन में भी रिवाइज कैसे करना है कि पहले आपने उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं टॉपिक्स, प्रैक्टिस पेपर के बताए गए हैं, वो आप साथ में लेके चलो और आप उनको फटाफट रिवाइज करते चले जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब उसमें ये प्रेशर मत खड़ा कर लेना, हाय मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप रिवाइज करने बैठे तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना, ओवर एक्सपेक्टेंसी नहीं बनानी। आपने ये कहना है तूने जो करना था कर दिया, अब तेरा माइंड वहाँ करेगा जो करना है। अब अपने आप नहीं होगा तो तुक्के मार के आएंगे, लिख कर आएंगे, पेपर तो छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव MCQ में ये अप्रोच नहीं चलनी चाहिए, वो आपने अपने टीचर से समझा होगा जैसे भी है। तो ये गैप में आपने सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो पता है आपको कि इसमें से आना ही है। जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग आने ही आने हैं, तो आप इनमें से पहले उठा लो 40 मार्क्स का। CS वाला पार्ट है,
सेटिंग अप में लास्ट में वाइंडिंग अप, स्ट्राइकिंग ऑफ में से पेपर जरूर आता है। इसमें से आप ये चीज़ें पहले कर लो, इजी टॉपिक पहले कर लो, और डिफ़िकल्ट को उस दिन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपने पहले अगर डिफ़िकल्ट रिवीजन के लिए उठा लिए ना तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, जो आपने किए हुए थे वो रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप वो इजी टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पहले रिवाइज कर लो। डिफ़िकल्ट छूट भी गए तो कोई बात नहीं, बट नींद जरूर लेनी है। इस गैप में सारी सारी रात जागना नहीं है, आप अपनी 5-6 घंटे की नींद जरूर लो। अब जो होगा देखा जाएगा। आप जब एक साल में कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन में कुछ नहीं करोगे। और पता चला कि बच्चे रात को 2 घंटे सोए थे जी, सुबह उठ के चले गए, रास्ते में उल्टी हो रही थी, ठंड लग गई, ये हो गया वो हो गया, पेपर सब खराब हो जाता है। आया हुआ मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा था। ये बड़े कॉमन आंसर्स मिलते हैं बच्चों के सुनने को। उसका कारण यही होता है कि मेंटली थके हुए होते हो आप। तो अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो, भी बिंदास जाओ और आप अपनी तैयारी करो, वहाँ पे पेपर दो। अब मैं कहूँ कि एक प्लेयर है, वो भी सुबह मैच खेलना है उसको और सारी रात ना सोए, तो क्या वो खेल पाएगा वहाँ पे? तो सेम आपका है। तो आप अपने ऊपर बर्डन देकर कि नहीं मुझे तो रिवाइज करना, सारी रात जाग जाओ और पता चले काम खराब कराओ। जो एक साल में किया था, जो याद आ सकता था, वो भी नहीं याद आएगा अगर माइंड थका हुआ होगा। तो प्लीज़ ये काम मत करना। और पेपर देने से पहले खा पी के जाना, खाली पेट मत चले जाना। हाँ, हैवी फूड मत लो, ऑयली मत लो, बट ऐसा लाइट फूड लो जो आपको एनर्जी लेवल देता रहे। आप टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट रख सकते हो, एग्जामिनेशन रूम में भी ले जा सकते हो, आप खा सकते हो वहाँ पर भी, ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे। तो ये खाली पेट और नींद 2 चीज़ें हैं जो सारी तैयारी को ख़राब कर देती हैं। तो प्लीज़ इस पर भी ध्यान रखना। अब पेपर देकर आ गए, जो मैंने बोला है, इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना, अगले की तैयारी शुरू कर देनी है, इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है माइंड में तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी विशेज़ हैं कि आपकी मेहनत सफल हो और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाओ। और जो भी होगा, आप अपनी मेहनत कर चुके हो, आपको अब अपना परफॉर्मेंस देना है। रिजल्ट छोड़ दो, जो भी आएगा वी विल फेस। हमें अपने पे ध्यान देना है कि हमने अपना बेस्ट करना है, बट बेस्ट करने के चक्कर में अपने ऊपर प्रेशर नहीं बना लेना। डू एंड डाई सिचुएशन में मत आ जाना कि भैया कल को ये पेपर ही नहीं होने, या मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा, पेपर खराब हो गया या क्या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीदें हैं आपकी अपने आप से, आपके पेरेंट्स की हैं, बट उसको आपने बैलेंस करना है अच्छी प्रिपरेशन से, अच्छी तैयारी से। ये कोई वॉर नहीं है जो आप लड़ने जा रहे हो, बट वॉर लाइक ही है। तो आप कूल माइंड से सब कुछ बहुत बढ़िया कर पाओगे, बट अगर आपने ज़रा सा भी प्रेशर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि ये ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है या पता नहीं क्या होगा आगे ही, तो ये प्रेशर लेकर मत जाना बिल्कुल भी। अपने आप को रिलैक्स माइंड में रखो, बहुत बढ़िया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ डाउट क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, चाहे एग्जी के बच्चे हैं चाहे प्रोफेशनल के हैं, अपने आप को हेल्थ माइंड दोनों से फिट रखना है, पेपर पूरा करना है, ज़्यादा शीटें भरने की कोशिश नहीं करनी, बी स्पेसिफिक रहना है, जितना आंसर का कंटेंट बनता है उतना ही लिखना है। हर 1 घंटे बाद पेपर के 3 पार्ट करने हैं, 1 घंटे बाद इवेल्युएट करना है कि मैंने कितना कर लिया, ताकि आप सेकंड आवर में ही स्पीड बढ़ा दो, ना कि थर्ड आवर के लास्ट में जाके गड़बड़ करो। हैंड राइटिंग की चिंता नहीं करनी, खुला खुला लिखना है, छोटे पैरा या नंबर्स बनाने हैं और उनमें गैप देना है एक एक लाइन का। ये नहीं कि पूरा पेज भर दिया, बीच में गैपिंग ही नहीं है। चाहे 2 लाइन का आपका एक पॉइंट था तो एक गैप दे दो, सेकेंड पॉइंट गैप के बाद शुरू करो एक लाइन का। तो शीट का पूरा घबराना नहीं है, खुला खुला लिख कर आना है। 1-1.5-2 पेज तक का आंसर रहेंगे आपके। अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान रखना है, पेपर डिस्कस नहीं करना है बिल्कुल भी, खुद को नंबर नहीं लगाने। जितना अब याद है रिवीजन में उतना से अपने आप पे भरोसा रखो, माइंड याद दिला देगा, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। ना नकल करनी है, ना करानी है, ना दिमाग लगाना है, ना किसी की सुननी है, ना किसी के साथ डिस्कस करना है। कोशिश करो एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुँचो। 2 व्हीलर्स की बजाय 4 व्हीलर यूज़ करो, चाहे टैक्सी करो चाहे कैब करो, पेरेंट्स के साथ जाओ और टाइम से पहुँचो। रोल नंबर वगैरह अपने टाइम से याद रख के ले जाना। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप बच्चे नहीं हो, बताने की ज़रूरत है।
तो ठीक है जी, इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी तो ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया पेपर होंगे, ये मेरी विश। थैंक यू।